सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी और हमने कुछ डिफिनीशन जैसे कि इंडस्ट्री की डिफिनीशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की डिफिनीशन पढ़ा था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एक्ट के अंदर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, तो उन सारे अथॉरिटीज़ को सेपरेटली और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो दोस्त, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्क कमेटी के बारे में। जो सेक्शन 3 है ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, वो बात करता है वर्क कमेटी के बारे में और कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो या तो जनरल ऑर्डर देकर या स्पेशल ऑर्डर देकर उस इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट में या उस इंडस्ट्री में जहां पे 100 या फिर उससे ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं 12 महीने के किसी दिन भी, तो ऐसे इंडस्ट्री में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयर को बोलेगी कि आप कंस्टिट्यूट करो वर्क कमेटी को। क्लियर है? और क्या बोलता है कि वर्क कमेटी में कितने मेंबर होंगे, तो ये अगर आप ये पढ़ोगे ये वाला, तो इसमें लिखा है कि जो वर्क कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। मतलब कि अगर आप आठ मेंबर हैं वर्क कमेटी में, तो 4 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए इन फेवर ऑफ वर्कमैन और 4 ही रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर। देखिए, साफ साफ यहां लिखा है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स ऑन द कमिटी शेल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब कि जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर से लेस देन नहीं होने चाहिए, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोलता है कि जो वर्क कमेटी का ड्यूटी है वो ये है कि वो प्रमोट करे मेजर्स, ऐसे मेजर ले जिससे कि वर्कमैन के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में मित्रता बनी रहे, मेल जोल बना रहे, उनके बीच में अच्छे रिलेशन, मतलब बोलते हैं ना, अच्छे व्यवहार बना रहे उन दोनों के बीच में। ठीक है? और इसीलिए जो वर्क कमेटी होगी वो ऐसी चीज़ों पर बात करेगी जो कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, मतलब दोनों के जो इंटरेस्ट में हो ऐसी चीज़ों से बात करेगी। वर्क कमेटी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मान लो कि सिर्फ वर्कमैन के फेवर में बात करे तो एम्प्लॉयर के अनफेवर हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ मालिक के फेवर में या एम्प्लॉयर के फेवर में बात करे। ऐसा अगर करेगी तो वर्कमैन के साथ गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोला गया है कि ये ड्यूटी है वर्क कमेटी की कि वो ऐसे कदम उठाए कि जो वर्कमैन है और एम्प्लॉयर है उसके बीच में मेल जोल बना रहे और अच्छे रिलेशन बने रहे उन दोनों के बीच में। और ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए उसको कॉमन इंटरेस्ट की चीजों पे बात करना पड़ेगा और कंपोज करना पड़ेगा कोई भी मटेरियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर। मतलब अगर कोई ऐसा मैटर है जो जिससे कि डिफरेंस, मतभेद हो रहा है वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, तो ऐसे मैटर को वो ट्राई करेगी कि उसको सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। क्लियर है? देखिए आगे क्या बोलता है। द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द वर्क कमिटी इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन। मतलब कि जो मेन पर्पज है वर्क कमिटी बनाने का, मेन पर्पज क्या है? जिससे कि वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में पार्टनरशिप की, मतलब वो सेंस बना रहे कि हाँ हम दोनों पार्टनर हैं। वर्कमैन को ये नहीं लगना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं और मुनाफा एम्प्लॉयर ले रहा है, मालिक ले रहा है। ऐसा नहीं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम अपने ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्लियर है? जिससे कि उनके बीच में जो पार्टनरशिप का सेंस है वो बना रहे। दोस्तों, अगली अथॉरिटी के बारे में जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। ठीक है? तो सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के बारे में, और कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर कंस्टिट्यूट कर सकती है एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन में कितने मेंबर होंगे? तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको आप चेयरमैन भी बोल सकते हो, और 2 या फिर 4 अदर मेंबर होंगे एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में थिंक फिट। मतलब या तो 2 होंगे या तो 4 मेंबर होंगे, जैसा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है। ठीक है? और जो चेयरमैन होगा, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। ठीक है? और जो ये अदर मेंबर होंगे, मतलब या अगर 2 होंगे तो एक जो होगा वो वर्कमैन के फेवर में होगा और जो एक होगा वो एम्प्लॉयर के फेवर में होगा। क्लियर है? और अगर मान लो 4 अदर मेंबर हुए तो वो 2 वर्कमैन के फेवर में होंगे और 2
एम्प्लॉयर के फेवर में होंगे। कहने का मतलब कि जो अदर मेंबर होंगे वो ऐसे पर्सन अपॉइंटेड इक्वल नंबर टू रिप्रेजेंट द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये क्लियर, ये बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन था। अब देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ बोर्ड की क्या होती है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन की क्या ड्यूटी होती है। दोस्तों आप बात करते हैं दूसरी अथॉरिटी के बारे में, जो है कॉन्सिलेशन ऑफिसर को। तो सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का, वो बात करता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बारे में, ठीक है। और कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट करेगी सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी कॉन्सिलेशन ऑफिसर। मतलब कि कितने लोगों को अपॉइंट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्सिलेशन ऑफिसर। तो यहां पे कहा गया है कि जितने लोग सही लगता है उसको, कि अगर 4 लोगों में कॉन्सिलेशन ऑफिसर हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग, मतलब 4 लोग बनेंगे तो मतलब 4 कॉन्सिलेशन ऑफिसर होंगे, ठीक है। मतलब जितना उसको लगता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि इतने में हो जाएगा, उतने लोगों को वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर बना देगी। और उसकी ड्यूटी क्या होगी कि वो मीडिएट करे, मध्यस्थता करवाए और प्रमोट करे सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ये जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होंगे इनका काम क्या रहेगा कि वो अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको प्रमोट करें, कि मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करवाएं और उसमें मीडिएट करें, मध्यस्थता करें, मतलब उसको सॉल्व करवाएं, ठीक है। और जो एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है वो अपॉइंट हो सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। या फिर एक से ज्यादा भी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर एक बंदा है वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर है तो उसको सिर्फ एक इंडस्ट्री का बना दिए कि तुम इस इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कॉन्सिलेशन ऑफिसर हो, या बोल दिया गया कि तुम इस एरिया में जितनी इंडस्ट्री है उस सारी इंडस्ट्री के कॉन्सिलेशन ऑफिसर हो एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर बोल दिया गया कि तुम 2 इंडस्ट्री के कॉन्सिलेशन ऑफिसर हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये कौन सबसे मतलब डिसाइड करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और देखो कॉन्सिलेशन ऑफिसर या तो परमानेंटली भी हो सकते हैं या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ तब तक के एक लिमिटेड पीरियड के लिए बना दिए कि तुम कॉन्सिलेशन ऑफिसर हो, ठीक है। जब वो डिस्प्यूट खत्म हो गया तो उनका पोस्ट भी खत्म हो गया, कॉन्सिलेशन ऑफिसर भी खत्म हो गया। या फिर परमानेंटली बना दिए गए कि तुम आज से इतने दिन तक परमानेंटली तुम कॉन्सिलेशन ऑफिसर रहोगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये था कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बारे में। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ द कॉन्सिलेशन ऑफिसर। बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बारे में। तो सेक्शन जो 12 है वो ड्यूटीज ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बारे में बात करता है कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है। तो दोस्तों सबसे पहली जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होगा वो एक कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग को होल्ड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या फिर होने की संभावना है तो जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, एक कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग को होल्ड करेगा। उसके बाद दूसरी ड्यूटी ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा डिस्प्यूट। कहने का मतलब कि जब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग उसने होल्ड कर दी उसके बाद वो जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आखिर कारण क्या है इस डिस्प्यूट के अराइज होने का, मतलब किस वजह से ये डिस्प्यूट जो है अराइज हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तीसरी ड्यूटी ये है कि सेंड अ रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो अब क्या होगा, अब जब कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग भी वो कर दी, अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो या तो वो मैटर अब सॉल्व हो जाएगा या नहीं सॉल्व होगा, दो में से एक ही काम होगा ना। तो देखो अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के दौरान ये मैटर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो ये जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर है वो एक रिपोर्ट भेजेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। क्लियर है। अब देखो अगली ड्यूटी क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के दौरान, ठीक है, क्या होता है कि ये जो मैटर है वो ये जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में नहीं सॉल्व हो पाता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होगा वो एक रिपोर्ट भेजेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। और उस रिपोर्ट में मतलब वो फुल रिपोर्ट रहेगी और उसमें बताएगा कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, कौन कौन से हमने कदम उठाए, ठीक है, तथ्य के बारे में पता लगाने के लिए, मतलब कि रीज़न को पता लगाने के लिए, इस डिस्प्यूट्स के पीछे के कारण को पता लगाने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए, ठीक है। और अपना ये भी रीज़न देगा कि ऐसा क्या कारण है जिससे ये मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब अगला ड्यूटी क्या होती है कि रिफर डिस्प्यूट मैटर टू द अदर अथॉरिटी। अब मान लो उसने एक रिपोर्ट भेजी कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि मैटर सेटल नहीं हो पा रहा है, तो
अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उसको सही लगता है तो ये जो मैटर है वो किसी और अथॉरिटी को क्या करेगी, रिफर कर देगी। कौन कौन से अथॉरिटी को रिफर कर सकती है, बोर्ड को कर सकती है, लेबर कोर्ट को कर सकती है, ट्राइब्यूनल को कर सकती है, या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल को कर सकती है, जैसा उसको सही लगे। ठीक है, लेकिन देखो दोस्तों, अब ये जो रिपोर्ट है इस सेक्शन के अंदर वो 14 दिन के अंदर ही मतलब उसको देनी पड़ेगी। मतलब अगर देखो यहाँ पे कॉन्सुलेशन ऑफिसर ने कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग वो की, फिर इन्वेस्टिगेशन किया, तो अब वो जो रिपोर्ट भेजेगा, चाहे वो या तो ये वाली रिपोर्ट भेजे कि काम हो गया है पूरा, या तो ये वाली भेजे कि काम नहीं हो पा रहा है, ये दोनों रिपोर्ट उसको 14 दिन के अंदर क्या करनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी। तो यही थी ड्यूटीज ऑफ द कॉन्सुलेशन ऑफिसर। बात करते हैं दोस्तों अगली अथॉरिटी के बारे में, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन। ठीक है, तो सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन के बारे में, और कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर कंस्टिट्यूट कर सकती है एक बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन में कितने मेंबर होंगे, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको आप चेयरमैन भी बोल सकते हो, और 2 या फिर 4 अदर मेंबर होंगे एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में थिंक फिट। मतलब या तो 2 होंगे या तो 4 मेंबर होंगे, जैसा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है। ठीक है, और जो चेयरमैन होगा, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। ठीक है, और जो ये अदर मेंबर होंगे, मतलब या अगर 2 होंगे तो एक जो होगा वो वर्कमैन के फेवर में होगा, और जो एक होगा वो एम्प्लॉयर के फेवर में होगा। क्लियर है, और अगर मान लो 4 अदर मेंबर हुए तो वो 2 वर्कमैन के फेवर में होंगे और 2 एम्प्लॉयर के फेवर में होंगे। कहने का मतलब कि जो अदर मेंबर होंगे वो ऐसे पर्सन अपॉइंटेड इक्वल नंबर टू रिप्रेजेंट द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये क्लियर, ये बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन था। अब देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ बोर्ड की क्या होती है, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन की क्या ड्यूटी होती है। तो दोस्तों सेक्शन 13 यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेक्शन जो 13 है ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, वो बात करता है कि ड्यूटीज़ के बारे में, कि बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो पहली ड्यूटीज़, जैसा कि हमको पता ही है, कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये बात करती है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जब जब मैटर सॉल्व नहीं हो पाता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करता है, उसी मैटर को रिफ़र कर देता है किसी और अथॉरिटीज़ को। तो मान लो अगर मैटर रिफ़र करके आया है किसके पास, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन के पास। ठीक है, तो ये बोर्ड, मान लो मैटर रिफ़र करके आया है बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन के पास, तो ये बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन की ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, पता लगाने के लिए कि क्या रीज़न था इस डिस्प्यूट के पीछे। वो सारे कदम उठा सकती है जो कि मतलब पार्टीज़ के बीच में सेटल करवा दे मैटर को। ठीक है, तो ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन की पहली ड्यूटी हो गई। दूसरी ड्यूटी क्या हुई, सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मान लो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर ये सब करते हुए, मतलब पता लगाते हुए उसको, मतलब मैटर सॉल्व हो जाता है, तो वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन क्या करेगी, रिपोर्ट भेज देगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, साथ में मतलब उसके दोनों पार्टीज़ के साइन मेमोरेंडम जो है साइन करके दोनों पार्टीज़ को रिपोर्ट के साथ भेज देगी। ठीक है, फिर तीसरी ड्यूटी क्या है, सेटलमेंट कुड नॉट बी अराइव्ड, मतलब जहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेटलमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन फुल रिपोर्ट भेजेगी कि हमने क्या क्या कदम उठाए, ठीक है, सच्चाई को पता लगाने के लिए, और अपना रीज़न भी बताएगी कि किस कारण बस क्या हो रहा है, किस कारण बस ये मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और अपना रिकमेंडेशन भी देगी उस रिपोर्ट में कि क्या करने से शायद रिजल्ट, मतलब मैटर जो है सॉल्व हो जाए। तो ये तीसरी ड्यूटी थी। चौथी ड्यूटी क्या है, रिफर डिस्प्यूट मैटर टू अदर अथॉरिटीज। मान लो बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन के पास भी मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, वो अदर अथॉरिटीज़ को, लेबर कोर्ट को या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल को भेज देगी मैटर, किसके लिए, इसी के लिए, मैटर को सेटल करने के लिए। ठीक है, अब ये जो सब रिपोर्ट है वो सबमिट करना है 2 महीने के अंदर, ऑन विच द मैटर वॉज रिफर्ड टू द बोर्ड। जिस दिन बोर्ड को ये मैटर रिफर्ड हुआ था उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, रिपोर्ट भेज देना है। ये दोनों रिपोर्ट, अगर मान लो मैटर सॉल्व हो जाता है तो 2 महीने के अंदर मैटर सॉल्व करके रिपोर्ट भेजना है, और अगर मान लो मैटर सॉल्व नहीं होता है तो
फुल रिपोर्ट बना के 2 महीने के अंदर ही ये रिपोर्ट भेज देना है कि मैटर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, जिससे कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिस्प्यूट को रिफर कर देगी अदर अथॉरिटीज़ को। तो दोस्तों आई होप क्लियर होगा ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में। तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो सेक्शन 6 में दिया है, ठीक है। और ये बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में कंस्टिट्यूट करेगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। किस लिए? फॉर इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर अपेयरिंग टू बी कनेक्टेड विथ और रिलेवेंट टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मैटर जो है वो मतलब है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कनेक्टेड है या जुड़ा हुआ है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी? नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करेगी। और देखो, अ कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ, इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कौन कौन लोग रहेंगे? तो 1 इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा और ऑफ सच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे थिंक फिट। मतलब या तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा या मतलब उतने लोग रहेंगे जितना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगता है, ठीक है। एंड वेयर अ कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। देखो, अगर मान लो एक मेंबर इंडिपेंडेंट पर्सन रहता है तब तो ठीक है, और अगर जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं तो वहाँ पे किसी एक को क्या कर दिया जाएगा? अपॉइंट कर दिया जाएगा एक चेयरमैन के रूप में। क्लियर है? तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 में डील करता है, सेक्शन 6 बात करता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में। क्लियर है? अब आगे देखो क्या बोलता है। अगर मान लो कोई भी मैटर रिफर किया जा रहा है कोर्ट को, ठीक है, बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए कोई भी मैटर को रिफर किया जा रहा है, तो ये इंक्वायर एंड मेक रिपोर्ट ऑर्डिनरली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी। ये चीज़ सेक्शन 14 में दी गई है दोस्तों, कि अगर मान लो कोई भी मैटर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए रिफर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो कोर्ट क्या करेगी? उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करेगी और 6 महीने के अंदर क्या करेगी? उसकी इंक्वायरी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। ये सेक्शन 14 में क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेबर कोड के बारे में। तो ये भी एक प्रकार की अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 7 में दिया हुआ है, जो कि लेबर कोड के बारे में बात करती है। और ये क्या बोलती है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में कंस्टिट्यूट करेगी या तो एक या फिर जितनी चाहे मोर लेबर कोड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए या तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक लेबर कोड बनाएगी या फिर एक से ज़्यादा लेबर कोड बना सकती है। टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। मैंने आपको बताया था शुरू में कि इस एक्ट में कुछ शेड्यूल भी दिए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी मैटर सेकंड शेड्यूल में है, ठीक है, तो अगर उसके मतलब मैटर को, उस मैटर को जो कि सेकंड शेड्यूल में दिया है, उस मैटर को सेटल करने के लिए क्या करेगी? लेबर कोड बनाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे तो एक या फिर उससे ज़्यादा, फॉर परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी असाइंड टू देम अंडर दिस एक्ट। अब लेबर कोर्ट में कितने लोग रहेंगे? तो लेबर कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन, या तो एक आदमी, ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब सिर्फ इसमें एक पर्सन रहेगा। देखो साफ साफ लिखा है, अ लेबर कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट। मात्र एक पर्सन को क्या कर दिया जाएगा? अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि लेबर कोर्ट में मात्र सिर्फ एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा, क्या? एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है? क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मतलब कि अगर एक बंदे को लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा। नहीं तो वो क्वालिफाइड ही नहीं होगा। क्या? अपॉइंटमेंट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होना चाहिए? ही इज़ और हैज़ बीन द जज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब वो है, वर्तमान में जज है, या फिर रह चुका है हाई कोर्ट का जज, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है लेबर कोर्ट का। या फिर वो है, या फिर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब कि अभी वर्तमान में वो डिस्ट्रिक्ट जज है, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, या फिर 3 साल से कम समय के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर, मतलब कम से कम 3 साल तक वो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, तो भी वो अपॉइंट किया जा सकता है। किस लिए? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट के रूप में,
ठीक है। ही हैज़ हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, अगर उसने कोई भी मतलब किसी भी जुडिशियल ऑफिस में रहा हो भारत में फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, मतलब कम से कम अगर वो 7 साल तक किसी भी जुडिशियल ऑफिस में रहा हो तो भी वो क्या बन सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट का बन सकता है। लास्ट क्या बोलता है, ही हैज़ बीन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी प्रोविंशियल एक्ट और द स्टेट एक्ट फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। अगर मान लो कोई बंदा है वो पहले से ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, ठीक है, किसी लेबर कोर्ट का, जो कि किसी प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा बनाई गई थी या फिर किसी स्टेट एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, कम से कम 5 साल के लिए, अगर वो 5 साल तक किसी भी लेबर कोर्ट में जो कि प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा बनाई गई थी या स्टेट एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा है तो ही इज क्वालिफाइड टू बी अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट। तो दोस्तों ये था, सारी अथॉरिटीज़ मैंने कवर करा दी। मैंने वर्क कमेटी पढ़ाई आपको, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन पढ़ाया, कॉन्सुलेशन ऑफिसर पढ़ाया, लेबर कोड पढ़ाया, सब मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।